अच्छी बात। चलो अभी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल गई, कोई बात नहीं। हाँ, तो सेरेब्रम, हम सेरेब्रल पैल्सी में हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल पैल्सी जो है सेरेब्रम का प्रॉब्लम है। और सेरेब्रम का कार्य क्या है, मैंने मूवमेंट, हलचल, कोई भी हलचल, और हलचल को ठीक तरीके से करना। जैसे कुछ बच्चे ऐसे ऐसे हिलते हैं ना, उसको बोलते हैं अटैक्सिया, वो सेरेब्रम के कारण प्रॉब्लम है। तो सेरेब्रम में वहां से जो सिग्नल आते हैं वो टांग तक नहीं पहुंचते, या टांग जब पैर नीचे रखता है वो टांग ये सिग्नल नहीं दे पाता है कि मैंने पैर ठीक से रखा है कि नहीं। तो ये दोनों तरफ हो सकता है। तो ये सेरेब्रम का कार्य है। और सेरेबेलम जैसे मैंने कहा, वो सुई में धागा डालना या साफ अक्षर से लिखना। जैसे वो सेरेब्रम वाला मैंने अच्छा है तो वो आदमी हाथ ऐसे ऐसे करके ABCD लिख देगा, लेकिन जो महीन, जो सुंदर लिखावट जिसको बोलते हैं, तो सुंदर लिखावट आना वो सेरेबेलम का कार्य है। तो ये ऐसा मैंने, तो अभी सेरेब्रल पैल्सी का मतलब ही उसका अंगों का हलचल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और इसके अनेक कारण हैं, एक मुख्य कारण है, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया ड्यूरिंग बर्थ। तो उसको 2-3 नाम है, मैं लिखता हूं क्योंकि ये नाम सब आपको मैंने रिपोर्ट्स में आएगा, तो इसीलिए हाइपोक्सिक इंसल्ट, ये मैंने अपने किताब में भी मैंने लिखा है, हाइपोक्सिक इंसल्ट। एक्चुअली मैं इससे पहले मैं अपना किताब नहीं बोलता था, ये गुरुजी का किताब था, लेकिन ये सब चीजें मैंने लिखे हैं तो ढूंढ ढूंढ के, तो इसलिए वो मेरा किताब नहीं, तो वो गुरुजी का ही किताब है। सारे मैटर तो गुरुजी का ही है ना, मैं तो सिर्फ वो गणेश जैसा, गुरुजी ने बोले उसका, फिर उन्होंने 2 अक्षर में बोले, मैं उसका भाष्य लिखा हूं, लेकिन बोलना 2 अक्षर बोलना जो गुरुजी का कार्य है, तो ओरिजिनल रचयिता तो वो है। और आजकल इतने लोग अलग अलग नाम से किताबें अलग अलग लोगों से करवा रहे हैं सब, तो कितनी मेहनत, कितने साल लगे मुझे उसको इकट्ठा करने में। अभी तो मैंने भी बांट दिया था, और इसी को भी अलग अलग लोग अलग अलग रूप में दे रहे हैं, जाने दो, कोई बात। तो सेरेब्रम हाइपोक्सिक इंसल्ट, हाइपोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी, इंसल्ट का मतलब कहीं भी किसी भी कारण कुछ गड़बड़ी हो जाए, उसका एक नाम है इंसल्ट। जैसे एक्चुअली हम साधारण भाषा में इंसल्ट कब यूज करते हैं, जब किसी को गाली करते हैं ना, उसने मेरे को इंसल्ट किया, ऐसे बोलते हैं ना। इंसल्ट का मतलब घाव पहुंचाना, दुख पहुंचाना। तो हाइपोक्सिक इंसल्ट का मतलब क्या है, ब्रेन को दुख पहुंचा। और किस कारण दुख पहुंचा, हाइपोक्सिया के कारण। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी। और ये ऑक्सीजन की कमी, अभी आपने जो बताया है कि माँ बहुत हेल्दी है, वो जो ऑपरेशन जब करते हैं, कुछ भी हो करते हैं, समझो उन्होंने ऑपरेशन किया, तो उस समय उसके बाद हो सकता है उन्होंने बच्चे को खींच के निकाला, या बच्चा, उन्होंने जब बोला कि हमने ऑपरेशन किया, तो उसका मतलब है बच्चे का सर वहां से नहीं निकल रहा है। तो या तो अगर उन्होंने सिजेरियन से निकाला तो भी कभी कभी वो क्या बोलते हैं, वो नाड़ू निकालते समय नाड़ू अटक सकता है, जिसके कारण ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। या वो ऐसे पकड़ के निकालते हैं, तो ये मैंने सब करना नहीं चाहिए, वो दूसरी बात है, लेकिन हो सकता है जानबूझ के थोड़ा ही कोई करता है। अरे मैंने वो सचमुच सभी को उस समय बहुत लगन रहती है, क्योंकि एक हमारे आंखों के सामने एक मिरेकल हो रहा होता है ना, एक जन्म देना एक दैवी कार्य है ना। तो और ये मेरे को जहां तक लगता है, हर सर्जन, हर नर्स के मन में वो एक एक सद्भावना होगी ही कि किसी भी तरह से इसको सही सलामत, इस बच्चे को हम निकालें, ये सद्भावना रहेगी। एक सेकंड लेकिन फिर आचार्य भी जी, उसके एक सेकंड, देखो ऐसा हुआ, जब वो लास्ट टाइम दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला कि उसका हेड बहुत बड़ा है, पर उसका हेड तो बिल्कुल नॉर्मल है अभी, ठीक है। सेकंड चीज क्या, उसका ऑपरेशन करने के, एक मिनट, आप एक एक करके बोलेंगे, मेरे को जवाब देने के लिए रोकना प्लीज। हाँ मैं रोकता हूँ।
देखो आपने बोला उन्होंने हेड बोला बड़ा है, एक अब मिनट नहीं बड़ा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हेड है अरे उसका। अरे बाबा ठहरो यार, यार अब हेड बड़ा है उसने किस मीनिंग में बोला है मालूम है? उन लोगों के पास वो अल्ट्रासाउंड है ना, उनको मालूम है कि भाई यूट्रस का मुंह कितना मैक्सिमम खुल सकता है, यूट्रस या वेजाइना या जो भी है, सर्विक्स जो भी बोलोगे, वो भाग कितना खुल सकता है उनको मालूम है ना, वो डायमेंशंस के हिसाब से उनको मालूम होगा। और फिर वो उनको वहां से पता चलता है कि ये जो माथा जो है वो इसके अंदर फंस सकता है। जरूरत नहीं कि बड़ा माथा का मतलब वो मैंने भीमकाय होना चाहिए, वो जरूरत नहीं, वो दूसरी बात है। हेड बड़ा है क्या मतलब होल के तुलना में ये बच्चा इस हेड से वापस नहीं आएगा। एक मिनट आप बताओ उसका जन्म का वजन क्या था, अभी आप जवाब दो। उसके जन्म का वजन तो सर उसके कार्ड में ही लिखा होगा, मैंने देखा नहीं। अच्छा कार्ड ठीक पड़ा है, है इसमें। नहीं, इसको नोट करके रखो, कल कल हाँ बताना, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर जन्म का वजन मैंने समझो 1.25 किलो था, 2.5 तो मिनिमम होना चाहिए ना, अगर 1.25 किलो या 2 किलो था तो हम बोल सकते हैं यार ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। अगर जन्म का वजन 2.5 या उससे ज्यादा है, 2.7 है, तो इसका मतलब है उस औरत के मैंने यूट्रस के तुलना में उस बच्चे का हेड बड़ा है, वही उसने देखा होगा। या दूसरी बात, अच्छा ये बॉय बीएसएफ वाले हैं यार, आपके तो आर्मी हॉस्पिटल तो वो लोग मैंने मैंने धंधेबाज नहीं होंगे ना, तो वो ये नहीं, वो सिविल डेफिनेटली। हॉस्पिटल में था ना, अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन था सर। अच्छा ठीक ठीक है, है, वो सिविल डॉक्टर भी हॉस्पिटल। एचओडी थी। हाँ हाँ आचार्य जी, ऐसा होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हेड उसका नॉर्मल ही रहता है, बॉडी उसकी ज्यादा डेवलप करती है। हाँ, मैंने हाँ ये नहीं नहीं हो सकता है, मैं मुझे नहीं नहीं मैं क्या बोला, हेड बड़ा है बोलने से उसका तात्पर्य मैं बता रहा हूँ। अब आपने सही बताया। वाक्यात तब पता चलेगा जब आपको जन्म का बर्थ बर्थ वेट पता चलेगा। अगर बर्थ वेट मैंने नॉर्मल या उससे कम है, 2.5 से कम है, तो फिर हम बोलेंगे नहीं यार ये तो झूठ है, 2.5 किलो से कम बच्चे का हेड इतना बड़ा नहीं हो सकता है, और जबकि बाकी वो इंटेलिजेंट वगैरह है। तो ये मैं कहने का मतलब यही है। अच्छा ठीक है, जाने दो, वो जाने दो, जो भी है उन्होंने ऑपरेशन करके निकाला, सिजेरियन करके निकाला, या मैंने वो यूट्रस ऑपरेशन करके नॉर्मल सिजेरियन डिलीवरी। करके निकाला सर। हाँ तो सिजेरियन में ही ये हुआ है। सिजेरियन में क्या हो गया होगा, या तो मैंने हाथ से दब गया होगा या कुछ गले में नाड़ू अटक गया होगा। और गले में नाड़ू अगर 1 मिनट से भी ज्यादा, मैंने वैसे तो 5 मिनट मैक्सिमम टाइम है, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा अगर वो रह गया और तब तक वो, अच्छा ये बच्चा है तो उसको थोड़े ही फट से ऐसे निकालेंगे, वो बहुत सोच समझ के निकालना पड़ता है ना। तो सोच समझ के निकालते समय अगर वो नाडू अटक गया और थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए अटक गया, तो फिर वो ये हाइपोक्सिक इंसल्ट होता है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने क्या क्या ट्रीटमेंट किया है वो बाद में बात करते हैं, पहले हाइपोक्सिक इंसल्ट आप समझ लेना। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण है, अगर उन्होंने एनेस्थीसिया दिया हो, देना ही पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन कर रहे हैं, ये इसका यूट्रस का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये एनेस्थीसिया दिया होगा। तो अगर वो बच्चे का या माँ का मैंने नसें कमजोर हैं, तो वो कहीं भी जाके वो अटैक कर सकता है, और इस बच्चे के लिए वो ब्रेन में जाके अटैक किया। सॉरी, एक मिनट। तो ऐसी बात है कि ये हाइपोक्सिक इंसल्ट अगर लिखा है, तो पहले आपके पास रिपोर्ट है तो देखिए ये हाइपोक्सिक इंसल्ट लिखा है क्या, बर्थ वेट क्या है ये देखिए। तो हाइपोक्सिक इंसल्ट के दो मैंने मैंने कारण बताए। एक है गला नाड़ू गले में अटक जाना, दूसरा कारण है वो साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन के कारण वो आर्टरी श्रिंक हो जाती है। जब आर्टरी श्रिंक हो जाती है, मैंने कभी कभी बीपी भी बढ़ जाता है, मम्मी का बीपी हो सकता है कम बेशी हुआ हो, जो भी हो मालूम नहीं। तो ये सब कारण इवन हेल्दी पर्सन के लिए ये सब कारण काफी है बच्चे में गड़बड़ी पैदा करने की। ठीक है, तो अभी आप अगली बात आपकी कही है।
आपकी अगली बात क्या है नेक्स्ट इस बच्चे के बारे में? हेलो नवदीप जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, अगला ये है कि उसके पैर दोनों है ना नीचे से वो बिल्कुल टेढ़े हो गए, और लेग जो है वो कैंची की तरह क्रॉसिंग है। हाँ ओके स्टॉप। तो ये सिजरिंग बोलते हैं इसको, ये इसका नाम ही है सिजरिंग। ठीक है, सिजरिंग। सिजरिंग का मतलब वो कैंची, आपने नाम वही यूज किया ना, वही नाम इंग्लिश में बोलते हैं सिजरिंग। सिजरिंग ऑफ लेग्स का क्यों होता है? तो इसका मतलब ये जो फोलिक एसिड और बीटोल वाले हमारे पॉइंट्स हैं ना, वहां के मसल्स ये दो जगह से जुड़े हुए हैं। एक है फोलिक एसिड वाले मैंने पॉइंट्स में गड़बड़ी। दूसरा है कि जब ब्रेन से ये मैंने स्टमक, ये श्वास मसल करके है, श्वास स्पेलिंग अलग है, मैं बोलता हूं एक है लेकिन स्पेलिंग अलग है। श्वास मसल ये यहाँ से पेट से जाते हैं, वो ये वही फीमर बोन के वहां तक, उसके नीचे भी जाते हैं। तो उसका ये ऑपरेशन भी कर दिया इसी का ही, पास मसल्स का ऑपरेशन किया पैर खोलने के लिए। ये, यही गुरुजी बोलते थे हमेशा, यार एक बार ये क्या जिंदा बच्चा है रे, ये जब आप एक बार ऑपरेशन किया तो वो उस समय के लिए टेम्पररीली आपने एक ये क्या बोलते हैं एक कुछ रिलीफ दे दिया, लेकिन बाद में जब बच्चा का पूरा पूरा शरीर मैंने बढ़ेगा तब वो ऑपरेशन गड़बड़ नहीं करेगा, चाहे वो आपने काटा हो चाहे जोड़ा हो कुछ भी किया हो। तो जब जब बच्चा बढ़ेगा तो उस समय वो ऑपरेशन गड़बड़ होगा ही, क्योंकि ये ऑपरेशन की प्रॉब्लम मैंने सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन यहाँ से है। ये सिर्फ बात ये सिजरिंग जो है यहाँ से है कि उसको वो जो मैंने हमारे पैर सिजरिंग क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ के मसल्स सब ये यहाँ से जुड़े हुए हैं, मैंने कनेक्शन वहां से सिग्नल आ रहा है। उस बच्चे को सिग्नल नहीं आया, आपने ठीक है जाने दो, अभी उसको क्या बोले। ठीक है, अभी मैं क्या बोलता हूँ जाने दो ये सब। अभी क्या क्या चीजें देना था और क्या क्या चीजें देना है ये देखते हैं। पहले हाइपोक्सिक इंसल्ट है, ये किसी भी उम्र में आपके पास आए, जिस बच्चे को हाइपोक्सिक इंसल्ट है उसको ऑक्सीजन से बहुत फायदा होता है। ओके। दूसरा वो सिजेरियन ऑपरेशन है तो उसको इंजरी ट्रीटमेंट कम से कम 1 महीना उससे लेकर 3 महीना तक भी जरूरत पड़ेगी। तो और वो इंसल्ट में भी ऐसे ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम सिर्फ मैंने जब ये लोग कुछ भी शरीर में हुआ हो, बाहरी हीलिंग एक चीज है, अंदरी हीलिंग एक अलग चीज है। बाहरी हीलिंग आपको दिखता है, लेकिन अंदरी हीलिंग आपको हीलिंग हुआ या नहीं वो आपको दिखता नहीं है। तो जिन जिन लोगों के अनेक सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनका लिवर तो प्रॉब्लम देता ही है ना, ये तो सबको पता है कि लिवर लिवर सभी का प्रॉब्लम देता ही है आजकल के आज के दुनिया में। तो उसमें क्या होता है, जब लिवर प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, लिवर या गॉल ब्लैडर, तब इंटरनल हीलिंग पूरा नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। और इंटरनल हीलिंग का मतलब वहां स्कार टिश्यू नामक एक चीज बन जाती है, स्कार टिश्यू। तो ये स्कार टिश्यू ये बन जाती है अंदर, और ये किसी भी इसमें नहीं आएगा, मैंने इसका लिए वो सब टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं किया जा सकता है। तो स्कार टिश्यू जो है इसके लिए सबसे बढ़िया आपका 62 फिंगर गॉल लिवर है, और ये धीरे धीरे करके खत्म करेगा। और भी ज्यादा उसको देना है तो 2 पैन देकर 1 पैरा 2 पैन 3 लिवर ऐसा बीच बीच में देना चाहिए स्कार टिश्यू को गालने के लिए, गलाने के लिए। तो ये सब एक एक करके पहलू है। अभी वेद प्रकाश जी आप पूछ रहे थे ना अच्छा जी, हमको 1 पैरा 2 पेन 7 लिवर, नहीं 3 लिवर, 1 2 3 उसका नाम ही है 1 2 3। और ये फॉर्मूला बनाया है हमारे साउथ के एक रामन जी ने, जो रामन ट्रीटमेंट वाला रामन जी, उन्होंने। आचार्य जी उसका हाँ, लीवर एकदम सेट है, क्योंकि मोशंस उसको अगर सुबह उठेगा तो 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा, कभी उसको बेटा कॉन्स्टिपेशन नहीं आया। जरूरी नहीं है कि लिवर मैंने सेट हो गया, मीन ये मोशंस ठीक हो गया तो लिवर सेट है। मैं इंटरनल हीलिंग की बात, अच्छा आप उनका हाँ। उनके मम्मी को पूछो, हो सकता है
तब ना दो, 1 पैरा 2 पेन दे दो। लेकिन लीवर हमेशा, देखो लीवर के अनेक सारे कार्य हैं, इंटरनल हीलिंग भी लीवर का ही कार्य है, मसल्स की मजबूती बनाना भी लीवर का ही कार्य है, ठीक है। तो एनीवे उसको छोड़ दो। अच्छा, और उसकी एक मदर बात को है, मैंने पूछा, मैंने कहा आप मेरे को एक सवाल बताओ, तो बोलती 15 साल से जो जवाब दे रही हूँ वो आपको पहले ही पूछ लेती हूँ, आप पूछोगे हाई बीपी है, मेरे को हाई बीपी नहीं है, लो बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा कोई चीज और है तो पूछो। तो मेरे यहाँ क्या आयुध में आग लगी थी, तो मैंने ये पूछा आयुध में आग लगी, तब बोले तब ये मेरी शादी नहीं हुई थी, इसका मतलब ये उस वक्त भी नॉर्मल था। और उसके बाद जब एक 26 जनवरी को भूकंप आया था, उस वक्त भी उसके ये नहीं था, तो वो भी उसका क्लियर हो गया। ठीक है, फिर मैंने नहीं पूछा नहीं भी नहीं नहीं, इन अभी केस। मैंने आपको बता दिया ना कि ये सब कारण नहीं है। इवन नॉर्मल औरत नॉर्मल है, लेकिन गड़बड़ी वही है ना, सिजेरियन ऑपरेशन में भी गड़बड़ी हो जाती है। और वो सिजेरियन ऑपरेशन के टाइम भी बच्चा भी थोड़ा टलमलता है ना, क्योंकि देखो हाँ सबसे बड़ी बात है आजकल ये, आप कभी मैंने, आप बीएसएफ वाले हो ना, अभी अगर आपके पास और भी बीएसएफ लोग हैं, कम से कम किसी से बोलो, डिलीवरी स्ट्रॉन्ग लाइट के अंदर होनी नहीं चाहिए, डिलीवरी एयर कंडीशन कमरों में होनी नहीं चाहिए, डिलीवरी मंद धुंधला धुंधला या जितना कम लाइट हो उस लाइट में होनी चाहिए। और मैंने पहले जमाने में गुरुजी बोलते थे कि वो कटिया के खाट के नीचे वो लोग अंगीठी लगाते रखते थे, अंगीठी या क्या बोलते हो वो जो वो सिकड़ी हाँ, जहाँ अंगीठी लेके, अंगीठी बोलते। अंगीठी, तो अंगीठी वो बोलते थे कि अंगीठी रखा करते थे, माने गर्म होना चाहिए, तो वो पसीना ही एक ल्यूब्रिकेंट बन जाता है। इतना सब मैंने, कितने सोच समझ के हमारी प्रथाएं थी, वो सब इन्होंने आके तो मैंने धंधे के नाम पे चौपट कर दिया। तो कहने का मतलब, अच्छा जाने दो। तो बात यह है कि ये सब सिजेरियन ऑपरेशन होता है तो वो एक मेजर कारण है सेरेब्रल पैल्सी का, और उसका कारण वही है, या तो वो गला में मैंने, हम सोचेंगे एक आधे मिनट के लिए तो अटक गया, उसमें अटक सकता है, अटकता भी है, क्योंकि वो एकदम, वो बच्चा कभी कभी ऐसे वैसे वो मैंने वो चाकू पड़ता है, जब चाकू पड़ता है वो हमको लगेगा एक स्कैल्पल बहुत मैंने महीन चीज है, लेकिन बच्चे का शरीर और उसका ब्रेन कितना सेंसिटिव है उसको मालूम है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक्वेरियम में एक नया आदमी अपना हाथ एक्वेरियम के पास ले जाए, एक्वेरियम का मतलब मालूम है ना, वो मछलियों का वो जो भी टैंकी है, तो कोई नया आदमी हाथ पास में ले जाए, कैसे क्या कैसे होता है, मछली एकदम चुपचाप रहते हैं क्या, वो उसने मछली कुछ एकदम किया पीछे हो भी जाती नहीं, है। अरे पीछे क्या, इधर उधर भागेंगे वो, मैंने एक्वेरियम कितना बड़ा है उसके ऊपर कोशिश करेंगे मेरे को एकदम कोने में चले जाऊं मैं, है कि नहीं। तो ये एक मैंने बुद्धिहीन प्राणी को ये मैंने उसका रिएक्शन है, एक बुद्धिजीवी मनुष्य का रिएक्शन क्या होगा कि साला, सॉरी, चाकू पड़ रहा है और वो चाकू पड़ रहा है, उसको वो डरेगा नहीं। तो ये सब चीजें यहाँ जाके अटैक करते हैं, और वो घोर क्या बोलते हैं, तेज लाइट है, अच्छा वो लाइट उनको भी ठीक से नहीं पड़े, तो वो उनको लाइट चाहिए, वो इसके उस बच्चे के लिए तो वो जहर है, अंधेरा चाहिए उसको, अभी तक अंधेरे गुफा में रहता है, आप अंधेरे कमरे से बाहर आते हो तो आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं, तो वो उसको क्या होगा तकलीफ। तो इतने सारे, अच्छा वो तो सिर्फ आंखों की बात है, उसका हर एक नस चौकअप हो जाएगा। तो मैंने सिजेरियन ऑपरेशन में इतने, इन सब के बावजूद 90% मैंने ये लोग क्या है, अच्छा गर्म माहौल रखते हैं, हाँ इन्होंने लिखा है, वहां जन्म लिया है, बेटे बेटे ने जन्म लिया है, उसने 98% नॉर्मल देता है, बहुत बढ़िया, थैंक यू विजय जी। हाँ विजय जी ने लिखा है कि चंडीगढ़ पीजीआई में डिलीवरी के वक्त गर्म माहौल रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्म माहौल एक है, दूसरा है वो अंधेरा जितना हो सके। अच्छा एक दिन आएगा वो लोग सब करने ही वाले हैं, क्योंकि अभी सबके दिमाग में कॉमन सेंस आने वाला है कि गर्म, एक मैंने अंधेरे मैंने गुफा के अंदर से जब एक एक व्यक्ति बाहर आता है तो तुरंत थोड़े ही इतने तेज रोशनी फैल सकता है,
और उसके लिए, और वो क्या तेज रोशनी में 1 सेकंड के लिए आ जाता है। ठीक है, आप बोलेंगे उसके आंखें बंद हैं, अरे आंखें बंद है लेकिन कनेक्शन तो बंद नहीं है। ये ब्रेन को कितना अफेक्ट करेगा, और ब्रेन में क्या करता है, कोई भी चीज अफेक्ट करने से वो सिकुड़ता है, वो सिकुड़ेगा तो ये सब माने अनेक सारे इंसल्ट आ जाते हैं, हाइपोक्सिक इंसल्ट है, ये है वो है जो भी। तो कहने का मतलब है कि आप भी, हाँ मैं आपसे कह रहा था नवदीप जी कि भाई बीएसएफ वालों से अगर आप बोलोगे ये 2 चीज, आप किसी सीनियर ऑफिसर्स को जाके बोलो कि भाई प्लीज ये 2 चीज आप करवा देना। अंधेरे के लिए तो अभी उन्होंने लिख दिया है, पीजीआई चंडीगढ़ का उदाहरण दे दो और बोलो कोशिश कीजिए कि ऑपरेशन के टाइम मिनिमम लाइट हो, और बच्चे को जब आचार्य जी निकाला जाता है, उसकी डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिविल में हुई है, तो सिविल में तो जैसा माहौल है वो तो वहां पे सिंपल ही है। ये सब करेंगे अभी नहीं, ये सब वो सुनेंगे भी नहीं, उनको हाँ, जैसा करना है वो वैसे करेंगे। उनसे तो वो माताफोड़ी की मतलब रह गया। नहीं वो जाने दो, कोई बात नहीं। नहीं लेकिन मैं क्या बोला, कभी भी बीएसएफ हॉस्पिटल में कम से कम कहीं ना कहीं तो शुरू करें, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ ने शुरू किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ये खबर मालूम नहीं था, तो बहुत अच्छी बात है ये तो इन्होंने। वैसे पीजीआई चंडीगढ़ में हमारा भी न्यूरोथेरेपी के लिए भी कुछ लोग, अजय बाबू, अजय गांधी साहब वगैरह अनेक लोग कुछ कर रहे थे, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सब मैंने एलोपैथी के में जाके माथा मारना थोड़ा डिफिकल्टी है। खैर एनीवे वो लोग बहुत थे, इसकी कोशिश पोस्ट कर। निकलती है आचार्य जी, इसकी पोस्ट निकलती है योगा के नाम से, अच्छा ठीक है, अच्छा पर अच्छा। ये अपलोड नहीं करते, वो मना कर देते हैं, कोई नहीं है। हम्म। किसकी पोस्ट निकलती है? योगा के लिए पोस्ट निकलती है, योगा की, ठीक है, तो उसमें आप ये चीज कर सकते हो, पर ये लोग मना कर देते हैं, अपलोड नहीं करते हाँ हाँ। उसको। हम्म। आचार्य जी, चंडीगढ़ पीजीआई के तो काफी सारे डॉक्टर्स हम्म। रेकमेंड करते हैं न्यूरोथेरेपी के लिए। नहीं वो तो अभी है ना, क्योंकि वहाँ अजय गांधी जी ने और वो पूरी टीम ने, हमारी पूरी जी टीम, जी 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 गुरु जी खुद गए हुए थे उधर, जी लेकिन जी जी। उस समय वो थोड़ा सा वो। एक मैंने सर एक एग्जांपल देखा था। एक बेबी हम्म। था हम्म। जिसको कुछ स्टेनोसिस की प्रॉब्लम थी। हम्म। ओके, तो वहां के आई थिंक 1 और 2 मंथ का बेबी था, उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता था उस छोटी सी उम्र में। हम्म। तो वहां पर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे उन्होंने कहा कि आप अजय गांधी जी से मिलिए। हम्म। और हमारी सर, मैं उस वक्त उसी क्लिनिक में था, और सिर्फ 1 वीक थेरेपी देने के बाद उस बच्चे की रिपोर्ट नॉर्मल हो गई थी। और उस डॉक्टर ने भी एक्सेप्ट किया था कि पता नहीं इन्होंने क्या जादू किया कि अब बच्चा नॉर्मल है, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है। नहीं वो तो है ही। जी और नहीं अपने देखो, हम लोग एक्चुअली क्या है, नॉर्मल इसलिए है क्योंकि न्यूरोथेरेपी रूट कॉज पे जाती है, और एलोपैथी क्या है, वो ठीक है, उसका उनका अपना लॉजिक है, लेकिन वो जो है वो रूट कॉज पे नहीं जाती, वो सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर जाती है, हम सिस्टम्स के ऊपर जाते हैं, तो यही फर्क है। और ये इसमें मैंने बहुत एलोपैथी सर उसमें करती है, पहले प्रैक्टिकल करती है 100 आदमियों पे, 100 आदमियों पे अगर मान लो रिजल्ट 80% में पॉजिटिव है तो एक्सेप्टेड है, अदरवाइज रिजेक्टेड है। नहीं सही है, तो करेक्ट, अच्छा ठीक है। अभी हम इसको सेरेब्रल पैल्सी में अभी इसके लिए, इस बच्चे के लिए क्या क्या चीजें हमको करना है ये देखेंगे, और इसमें वही इंजुरी ट्रीटमेंट में खास तौर से 2 फिंगर गॉल लीवर, ये अभी भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, ऑक्सीजन और 2 फिंगर गॉल लीवर अभी भी कम से कम 1 महीना 2 महीने के लिए आप चला लीजिए। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए आप वो यूज कीजिए वो मेजरिंग इक्विपमेंट, पड़ा है मेरे, तो वो दिस थिंग, हाँ अच्छा ओके। अभी ठीक है, प्रीति अग्रवाल जी का एक क्वेश्चन है, एसेंशियल और ट्रेमर क्या इन देना है हैंड। इसको, इतना ही दूं, ऑक्सीजन और इंजरी? एक मिनट नहीं सुनो, ये जो हो गया ये रूट कॉज। अभी इसके पैर में प्रॉब्लम है, पैर निजरिंग है और स्पैस्टिक है, ये सीपी विथ स्पैस्टिसिटी, ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है, क्योंकि स्पैस्टिसिटी में क्या होता है, हमको देखना पड़ेगा उसका टेस्ट कराने से, क्या इसका अल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ा हुआ है क्या, ये देखना पड़ेगा। अगर 170 है, 170 तो, है आज। और कितना उनका रेंज क्या है?
रेंज इसका? सर वैसे मेरे पास एक रिपोर्ट है यहाँ प्राइवेट लैब की, उसमें 450 लास्ट है बच्चों में। 450? हाँ, तो उसमें बच्चों में लास्ट है। 170 नहीं, लेकिन जिसमें ये लिया 170, उस लेबोरेटरी का भी वही रेंज है क्या? अमूमन सेम ही आती है सर। ठीक है, सो दैट मीन्स विद इन रेंज है, कोई बात नहीं, विद इन रेंज, इट्स ऑल राइट। नहीं तो क्या करना है, अगर अल्कलीन फॉस्फेटेस ज्यादा बड़ा हुआ है ना, तो फिर हम उसको एक तो 1 पॉइंट कॉल 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 वो मम्मी डैडी को देना है, या अमोनिया ट्रीटमेंट कभी कभी जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसको कभी फिट नहीं आए ना? फीड्स आए थे जन्म के बाद, हाँ कोई 1 महीने बाद इसको फीड्स आए थे। हाँ, तो ये तो एक एक करके वो जैसे वो ये बिल से निकलते हैं वैसे एक एक करके आ रहा है, तो आप बोले ना कि ये इतना आसान नहीं है, इसमें अनेक सारी पॉइंट्स ठीक करना है। अच्छा, अभी फिट्स आते हैं, अभी अभी भी अब भी नहीं गार्डिनल आता। वगैरह लेता है क्या? कितने साल? 15 साल का है, टेबलेट ले रहा है। हाँ, तो अभी ये गार्डिनल ले रहा है कि क्या ले रहा है, या सोडियम वेल्पोरेट ले रहा है? शायद सोडियम वेल्पोरेट है सर। तो फिर उसके ट्रीटमेंट में 2 ADR जोड़ देना, जो भी आप ट्रीटमेंट देंगे उसमें 2 ADR जोड़ दो, तो वो सोडियम वेल्पोरेट वेल्पोरिन वगैरह ले रहा हो तो उसमें वो काम आएगा। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात है फिट्स के लिए, अभी क्या फिट्स कभी कभी आते हैं महीने में एक बार? नहीं आए, नहीं अभी तक नहीं आए उसको, 2 साल से फीड्स नहीं आए। अच्छा, उस समय कितने साल से? 2 साल से फीड्स नहीं आए। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, इसका मतलब ओहो, हाँ, तो अभी मैं ट्रीटमेंट के साथ साथ एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोगों को याद रखना है कि आप में से कोई 1 या 2 बंदे ऐसे होंगे जो लोग एक 10 साल बाद आपकी करियर ग्रोथ क्या होनी चाहिए ऐसे सोचने वाले एक आध बंदा होगा, हो सकता है अनेक बंदे हों, जो भी हो। मैं आपको एक कहानी, विवेकानंद केंद्र की कहानी मैं बताने वाला हूँ, और ये थोड़ा सा एक आपके लिए एक लाइट भी रहेगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, और ये 1970s की बात है। अभी 1985 से विवेकानंद केंद्र बेंगलुरु, वहाँ एक योगा सेंटर है, योगा रिसर्च सेंटर है। आप में से किसी को भी कभी मौका मिलेगा तो वहाँ अपने वहाँ एक बार जाके आइएगा जरूर। वो योगा के लिए बहुत 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 कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने एक जमाने में एक चीज मैंने एस्टैब्लिश किया था कि उन्होंने अस्थमा, उस जमाने में मैं कह रहा हूँ 1980s की बात है, 1980 की बात है, तो उसमें अस्थमा जो है वह लाइलाज बीमारी माना जाता था, और अभी भी इंग्लिश में लाइलाज बीमारी ही मानते हैं। वो बोलते हैं एक बार आप गोली खाओगे तो गोली खाते रहना। तो उन्होंने क्या किया, वो नागेंद्र जी करके हैं वहाँ के डायरेक्टर, वो पहले नासा में थे। नासा जो पहला मैन इन द मून प्रोजेक्ट हुआ था नासा में, उस प्रोजेक्ट में वो एक साइंटिस्ट थे, मैंने एस्ट्रोनॉट नहीं है, वो मेटलर्जिस्ट थे, मेटलर्जी उन्होंने किया हुआ है, MSc एंड ऑल, PhD उसमें। और उसके बाद वो नासा में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने ये किया था। तो उस समय 1960s की बात है, उस समय RSS के एक बहुत बड़े व्यक्ति, उनका नाम है शेषाद्री जी, वो अभी नहीं है, वो इनके माने रिश्तेदार भी हैं, अंकल या कुछ है। तो उन्होंने उस समय, RSS ने उस समय ऐलान किया था कि देश के लिए कोई नौजवान आके काम करना चाहता है तो उसका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। तो उस समय उन्होंने अपने हार्वर्ड की नौकरी और वो सब नौकरी छोड़कर उन्होंने और उनकी बहन नागरत्ना जी ने, तो उन्होंने
देश की सेवा में लग गए। और वो लोग यहाँ विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में था उस समय, तो अभी भी है कन्याकुमारी में। तो वहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका, बहुत बड़ा प्रकल्प है, तो समाज सेवा का ही प्रकल्प है, तो वो उसमें वो भाग ले। तो वो सब एक 5-6 साल 10 साल होने के बाद उनको वो लोग दोनों को योगा में बहुत दिलचस्पी थी, तो उन्होंने योगा के जरिए अनेक बीमारियों को ठीक करने के लिए करने में उनको वो सक्षम होने लगे। फिर उनको मैंने उनको लगा कि एक अलग से केंद्र खोलना चाहिए, और वो केंद्र कैसे खुला वो भी एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है, मैं एक और दिन उसके बारे में कहूँगा। प्रेरणा इसलिए है कि हम में से कोई अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो ऐसी कहानियां सुनने से वो हम उस कार्य में हम भी कामयाब हो सकते हैं, वो प्रेरणा मिल जाती है। जैसे जब पहले पहले मैंने ये थायराइड के ऊपर क्लासेस शुरू किया था, उस समय क्या 10-15 लोग अटेंड करते थे। तो उस दिन मुझे कुछ लोगों ने बोला, आप क्यों खामखाब अपने गला खराब कर रहे हैं, वो ये सब तो आप जो बोल रहे हैं सब लोग पढ़ लेंगे, इससे आपको क्या मिलने वाला है, वगैरह वगैरह। तो मैं हताश नहीं हुआ, मैं बोला मुझे कुछ मिलने के लिए मैं थोड़ी ही कर रहा हूँ, दूसरों को मिलने के लिए मैं कर रहा हूँ, अपने को मिलने की बात तो मैंने कभी सोची नहीं है। और गुरु जी के साथ रहते हुए मैंने कभी नहीं सोची, अभी नया सोचने की मुझे आदत नहीं बनी। तो फिर अभी इतने लोग मेरे चाहने वाले मिल गए हैं, और कुछ लोग रेगुलरली मुझे सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ ये कार्य, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ, बता देता हूँ, मैं बड़ा सेल्फिश हूँ, मुझे अपने आप को खुश रखना आता है, उसी के लिए मैं ये सब कार्य करता हूँ। हाँ, उसमें आपका भलाई हो रहा है वो बोनस है बस। तो क्या है मतलब ये समझ लेना, मैं कोई मैंने सेवा वेवा वगैरह ये सब उस भावना नहीं है, मेरी अपनी सेल्फिशनेस है कि मुझे जिसमें खुशी मिलती है मैं वो कर रहा हूँ। तो ऐसे ही ये कहानी भी बता रहा हूँ। तो एनीवे उन्होंने उस समय क्या किया था कि उन्होंने उनको पता चल गया कि भाई योगा से आस्थमा वालों को काफी फायदा हो जाता है, अब इसको विश्वविख्यात बनाना है। तो उन्होंने क्या किया, पहले ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, बहुत फेमस जर्नल, तो उन्होंने उसमें स्टडी वडी करके ये दोनों काफी मैंने इनमें से इनकी सिस्टर जो नागरत्ना जी हैं वो एक्चुअली एमडी हैं, डॉक्टर हैं, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में, ग्लासगो हॉस्पिटल में वो डॉक्टर थे, एडिनबर्ग में। एडिनबर्ग है नॉर्थ नॉर्थ ये जैसे अपना पंजाब है नॉर्थ इंडिया में, वैसे एडिनबर्ग लंदन इंग्लैंड के नॉर्थवा भाग में है, पहाड़ी इलाका। तो वहाँ वो एक हॉस्पिटल में वो सर्विस कर रहे थे, तो ये दोनों वहाँ नौकरी छोड़कर आ गए इधर। तो इन्होंने स्टडी किया कि ये एक किसी भी बीमारी को ऊपर एलोपैथी कैसे रिसर्च करती है, तो उसके सब नॉर्म्स निकाले, क्या कैसे करना क्या करना। तो फिर उन्होंने उस नॉर्म्स को, नॉर्म माने मेथड के रिसर्च करने का एक तरीका, उसको बोलते हैं नॉर्म्स। तो ये नॉर्म को उन्होंने करके उन्होंने क्या किया, उससे भी और बढ़िया एक सिस्टम छोड़ा, और वो आस्थमा पे काम करने लगी। और 5 साल में उन्होंने अनेक तरह से टेस्ट्स वगैरह मैंने उसके ये करके उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया कि करीब 70 या 80 या 100 आस्थमा पेशेंट को योगा के जरिए 5 साल में क्या फायदा हुआ। 5 साल, सिर्फ 5 साल उनको मेहनत करना पड़ा। और वो मेहनत कैसे करते थे, वो क्या करते थे, वो लोगों को बुलाते थे योगा सीखो। अब अस्थमा वाला आसानी से योगा सीखने को नहीं आता है, उस जमाने की बात है, अभी ठीक है, अभी सब लोग आ जाते हैं। तो फिर भी वो बुला बुला के, और वो जिस एरिया में थे वो एकदम ग्राम माने एकदम बंजर जमीन, उसको उन्होंने भी स्वर्ग बनाया। तो वो बंजर जमीन को स्वर्ग बना के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रकल्प चला रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे लोगों को बुला बुला के पहले योगा सिखाना, फिर उससे भी थोड़ा थोड़ा फायदा होता है, वो लोग घर चले जाते थे। हर महीने उनके पास एक फोन जाता, उस समय फोन भी बहुत कम था, हर महीने उनके पास एक व्यक्ति जाता था, आप योगा कर रहे हैं क्या रेगुलरली। तो अनेक लोग क्या करते थे, वो जब रिजल्ट मिल गया उसके बाद योगा करना बंद, तो फिर वापस तकलीफ, तो वापस तकलीफ है तो वापस दवाई लेना।
तो ये फिर जाके प्रेरणा देते थे हर एक व्यक्ति को, चलो मैं आपको दोबारा सिखाता हूँ, फ्री में सीखिए, सीख के योगा कीजिए। ऐसे मैंने करीब मिन्नत मांगते मांगते अनेक लोगों को उन्होंने 5 साल तक वो उन्होंने प्रूव किया कि 5 साल के अंदर अनेक सारे पैरामीटर्स में बदलाव लेके आए। और फिर उन्होंने ये पूरे रिकॉर्ड, पहले उन्होंने इनको ब्रिटिश मेडिकल को जर्नल को क्या लिखा कि हम कुछ बीमारियों पे काम कर रहे हैं, हम योगा के ये हैं टीचर्स वगैरह हैं और काम कर रहे हैं, और हम ऐसे ऐसे पैरामीटर्स पे काम करके हम योगा का एफिशिएंसी हम प्रूव करते हैं, क्या आपको ये मंजूर है, क्या ये आपके मेडिकल जर्नल में आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? तो उन्होंने इसको दिखाया, बोला हाँ हाँ ये ऐसा पैरामीटर है, क्योंकि वो उनसे ही मिलता जुलता पैरामीटर है, उन्होंने उनका जो रिसर्च टेक्निक है उस पर मिलता जुलता पैरामीटर है, तो वो एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने। एक्सेप्ट करके उन्होंने बोला कि हाँ ये बीमारी है। और उनको क्या लगा, योगा में उस जमाने में क्या होता था, बैक पेन के लिए, नी पेन के लिए, सब दर्दों के लिए योगा उस समय मशहूर था, मैंने दर्दों या मैंने कोई भी शारीरिक ऐसी प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने रिजल्ट्स भेजा, बीमारी का नाम नहीं लिखा, ये इतने पेशेंट हमने देखे हैं और ये रिजल्ट है, ऐसे ऐसे इस प्रकार के रिजल्ट हैं। तो लोगों ने बोला ये तो ठीक है, अच्छा है। उन्होंने अपने एडिटोरियल बोर्ड को दिखा दिया कि ऐसे ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, इसको आप पब्लिश करेंगे क्या? तो एडिटोरियल बोर्ड ने बोला ये बहुत अच्छा है। तो फिर इन्होंने बोला ये बीमारी है अस्थमा। तो अभी वो लोग हैरान, क्योंकि उन्होंने उसी जमाने में आता था कि अस्थमा इज इनक्योरेबल, इनक्योरेबल है, ऐसा उस समय आता था। तो इन्होंने बोला अभी कुछ नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते, अस्थमा के लिए ये रिजल्ट है तो वी आर एक्सेप्टिंग इट। उसके बाद इतने सारे लोग मैंने इंडिया में आने लगे, बेंगलोर में आने लगे, अस्थमा पेशेंट। बीबीसी में उनका इंटरव्यू हुआ था नागेंद्र जी का, ये मैं कह रहा हूँ 1985 की बात है, बहुत पहले। तो नागेंद्र जी का इंटरव्यू हुआ था वगैरह वगैरह। तो ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, ऐसे एक लगन उन दोनों ब्रदर एंड सिस्टर में थी कि जिनको अभी उन्होंने जैसे वो सेंटर एस्टैब्लिश किया, वो सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो वो मैं एक और दूसरे दिन कहूंगा, जानना चाहिए। तो ये ऐसे लगन आप में से 10 आदमियों, 15 आदमी, 50 आदमी के पास है हो, तो हम लोग न्यूरोथेरेपी को और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से हम इसको स्टेट, ये अपना सीजीए, पीजीआई, चंडीगढ़, इधर उधर सब जगह हम लोग ले जा सकते हैं। और एक दिन आएगा जरूर। गुरुजी ने उसकी नींव डाल के, गुरुजी मैंने पीजीआई चंडीगढ़ में गए हुए थे, ये सब अलग अलग टाइम अलग अलग लोगों से वो मिले भी थे। लेकिन क्या है, कोई भी अस्पताल है वो इतना आसानी से वो नॉन मेडिकल थेरेपीज को वो बढ़ावा नहीं एंट्री नहीं देता सर, एंट्री नहीं देता, मना कर देता है। नहीं, क्योंकि उनको ये उनके प्रिंसिपल के विरुद्ध है, हॉस्पिटल नहीं चलेगा। जब हॉस्पिटल का प्रिंसिपल ही है कि कोई भी बीमारी दवाई बगैर ठीक नहीं हो सकती, हाँ ये उनका प्रिंसिपल है। और आप बोल रहे हो यार हाथ पैर दबाने से बीमारी ठीक होती है, तो इसका मतलब है वो लोग बेवकूफ हो गए ना, कैसे वो लोग एंट्री करने देंगे? तो देंगे नहीं। इसीलिए यही प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी एक दिन अगर अभी ये पीएम साहब और हमें और सपोर्ट करने लगेंगे, और तो एक्चुअली क्या है, वहां भी पीएमओ में भी जो लोग मैंने किसी भी मेडिकल थेरेपी के बारे में वो ये मैंने जजमेंट करने वाले सब एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं। इसीलिए ही वो नॉन मेडिकल थेरेपीज को सिर्फ एक लकीली योगा बच गया, क्योंकि वो 5000 साल पुराना है। बाकी सब आयुष में, आयुर्वेद वो मेडिकल थेरेपी है। योगा छोड़ दो, यूनानी मेडिकल थेरेपी, सिद्धा मेडिकल थेरेपी, होम्यो मेडिकल थेरेपी। तो ये 4 मेडिकल थेरेपीज वो खुद भी नहीं बोलेंगे कि यार एक नॉन मेडिकल थेरेपी को बढ़ावा दो। तो आयुष मंत्रालय ही हमारा एकमात्र होप है। कैसे बोलेंगे वो लोग? वो 4 आदमी योगा को छोड़कर, और योगा को इसलिए छोड़ना पड़ रहा है उनको कि वो मैंने प्राचीन है और विश्व में उसको एक्सेप्ट कर दिया, इसलिए हमारा देश उसको छोड़ रहा था। अभी खैर
अभी पीएम साहब आ गए हैं, उन्होंने खुद योगा को बढ़ावा दिया है, तो अभी माहौल दूसरा हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है ये सब चीजें अभी मैंने ग्रुप में लिखते हैं ना कि मैंने रजिस्टर क्यों नहीं हुआ, रजिस्टर हुआ कि नहीं, क्या जवाब दें? रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? रजिस्टर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रजिस्टर करने वाले लोग नहीं चाहते हैं कोई मेडिकल थेरेपी को, बस। अच्छा ठीक है, अभी हम सेरेब्रल पैल्सी के बारे में थोड़ी देर बात करके अभी टाइम हो गया, लेकिन बीच बीच में ऐसे प्रेरणादायक कहानियां सुनना जरूरी है। तो अभी हम लोग सेरेब्रल पैल्सी में बेसिकली हाइपोक्सिया का केस है, तो इंजरी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे मैंने कहा सिजरिंग के लिए आपको वो ब्रेन को और सोयास मसल्स को स्टिमुलेट करना है। उसके लिए एक और चीज है, हाँ एक और चीज है, वो गुरुजी ने एक बार देखा था कि ये सोडियम वाला ट्रीटमेंट एक है, वो मैं अभी आजकल यूज नहीं करते हैं हम लोग, वो अप डाउन ऐसा उसका 7 लीवर अप 4 पैरा ऐसा एक ट्रीटमेंट है। तो वो ट्रीटमेंट उस कुछ लोगों को वो अच्छा लग जाता है, कुछ लोगों को वो गड़बड़ कर देता है। इसीलिए तो गुरुजी के बाद मैं तो उसको अभी तक यूज नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि वो उसके लिए पेशेंट सामने रहना जरूरी है, और न्यूरोथेरेपी के बारे में काफी अच्छी जानकारी हो तभी उसको यूज करना है। फिर भी मैं सुनता हूँ कुछ लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, ऊपर वाले की कृपा है, तो उनको कुछ रिजल्ट मिल जाते हैं। तो बट अदरवाइज वो अप डाउन वाला सोडियम जो है, अगर हमें पता चल गया कि माँ को लो बीपी था, तो लो बीपी वाले को सोडियम की कमी होती है, तो फिर गुरुजी क्या बोलते थे कि अगर माँ को सोडियम की कमी होती है तो बच्चे को भी उस समय मैंने सोडियम ब्रेन में गया नहीं होगा, और उसके कारण भी वो सिजरिंग हो सकता है। तो हमको ब्रेन में सोडियम पहुंचाना है। आचार्य जी, उसमें भी मैंने आपको है ना उसके ब्रथिंग रिपोर्ट भेजी है सारी आपके ग्रुप में, ठीक है? तो उसमें उसका बीपी कहीं पे भी 110 नहीं है, सब जगह 120, 130, 80, 90, इससे ऊपर नीचे का उसका बीपी नहीं है। हाँ ठीक है, तो 130 90 मतलब उस उम्र के लिए तो 130 90 तो हाई बीपी में आ गया ना। तो हाई बीपी भी एक मुख्य कारण है सेरेब्रल पैल्सी में। क्या है, हाई बीपी में आर्टरी श्रिंक होते हैं। तो जब आर्टरी श्रिंक होते हैं, माने बीपी बढ़ता है, मतलब आर्टरी श्रिंक हुआ तभी ना बीपी बढ़ेगा। तो जब मदर का आर्टरी बीपी बता श्रिंक, रहा हूँ सर आपको, मदर का हाँ बीपी मदर बता के रहा भी, हूँ। हाँ, मैं भी मदर की, 130 मैं मदर 90 की। कहाँ हाई बीपी आता है सर? नॉर्मल रहता है वो तो। क्या उम्र, कैसे होगा यार, क्या उम्र था उनका? कितने के 27 28 साल की लेडी थी उस वक्त। हाँ 27 28 साल में 130 में 90 नॉर्मल बीपी है क्या? बोलिए आप। नॉर्मली रहता है सर, हम तो मेरे से नॉर्मली बोलते हैं उसको 130 को। 27 साल की उम्र में 27 28 30 35 साल तक 130 80 नॉर्मल मानते हैं। 35 साल में आप मान लो। नहीं लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं होना चाहिए यार। प्रेगनेंसी में स्टडीली अगर हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो 9वां महीने में बीपी बढ़ गया, जो होता है अनेक अनेक सीपी के बच्चों की माताओं को होता है 9वें महीने में बढ़ना, उस समय वो बढ़ने से वो बच्चे के इसके ऊपर, ब्रेन के आर्टरीज के ऊपर फर्क पड़ता है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये गाइटन कहता है। मैं आपको, मैंने अभी मैं कल वो आर्टिकल में आपको मैंने वो लाइंस में आपको बताता हूँ, भेजता हूँ ग्रुप में ऐसे ही जानकारी के लिए। गाइटन कहता है कि मम्मी की बीपी अगर हाई हो तो बच्चे को प्रॉब्लम्स आएगी। और ये 130 मैंने उस उम्र के लिए मैंने इतना लो नहीं है, थोड़ा हाई ही है। और 90 होगा तो डेफिनेटली हाई है। यानी मैंने क्या कहा आपको कि हाई बीपी में डायस्टोलिक का बढ़ना ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, सिस्टोलिक का बढ़ना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और ये डायस्टोलिक 90 बढ़ गया, इसका मतलब वो हृदय को कभी रेस्टिंग ये ज्यादा हो गया ना काम। 90 का 90 को संभालना है। हृदय हर साइकिल में, कार्डियक के हर साइकिल में 0.4 सेकंड के लिए हृदय को रेस्ट लेना है। 0.4 सेकंड वो काम करता है, 0.4 सेकंड के लिए वो रेस्ट लेता है। वो रेस्टिंग पूरा उसको नहीं मिलता मैंने जब बीपी बढ़ जाती है। इसलिए थोड़ा लो बीपी रहेगा तो चलता है हृदय के लिए, लेकिन हाई बीपी मैंने डायस्टोलिक बीपी अगर ज्यादा हो गया तो वो मैंने आराम नहीं है, आरामदायक नहीं स्थिति नहीं है। तो एनीवे छोड़ दो, मैं वो सब हम लोग उसको छोड़ेंगे। बट
ये इस बच्चे के लिए अगर 130/80 माँ की बीपी थी तो इस बच्चे को कम से कम 2 से 3 महीने कोल्ड ट्रीटमेंट फार्मूला देना चाहिए। और उसमें भी क्या करना, 3-4 दिन कोल्ड ट्रीटमेंट दो, 1 दिन वेटरनियोगॉल दे दो। और अगर वो बच्चा पतला है तो उसका मतलब उसका एसिडिक कंडीशन है तो वेटरनियोगॉल के बाद ए हेपरिन देना है। तो ऐसे आपको डिवाइड करते करते इसको करना है। तो करेंगे तो भी ये सिजरिंग और पैर का चलना, हिप के मसल्स की मजबूती बढ़ाने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगी। उसमें एक बहुत मुख्य एक्सरसाइज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मैंने सिंपल एक्सरसाइज है ये, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। इसको बोलते हैं डॉगी कोबरा। तो डॉगी कोबरा का मतलब क्या है, वो मैं सिर्फ आपको ये डॉगी का मतलब ये वाला पोस्चर, ठीक है, ये वाला पोस्चर है डॉगी का पोस्चर। और कोबरा का मतलब एकदम सामने। मैं यहाँ से दिखा नहीं पाऊंगा, 1 मिनट दिखाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। अरे बाप रे, क्या काला हो गया। आप लोग को सुनाई दे रहा है? हाँ, ये देखो, ये डॉगी वाला पोस्चर में क्या है आप लोगों को पता होगा। तरीका हाँ, ये कैसा है? कैट है या डॉगी है पोज? हाँ वही वो कैट को ही ये लोग डॉगी बोलते हैं। वो इंग्लिश वाले किसी लोग इसको कैट पोस्ट भी बोलते हैं, डॉगी पोस्ट भी बोलते हैं। खैर एनीवे वो आपको मालूम है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ। कोबरा वाला पोस्चर में क्या है, भुजंगासन जैसा है, लेकिन हाँ जी। उसमें क्या है, ये जो है ये ऐसे करके बच्चे को ये हाथ जो है ये सीधा होना चाहिए। ये हाथ एक एकदम हाथ टेढ़ा है वर्टिकल। सब, एक हाथ नहीं, टेढ़ा है। नहीं वो उसके लिए करना पड़ेगा। वो आपको क्या करना है, उसको हाथ पकड़ के इधर ऐसे सब सपोर्ट करना पड़ेगा। वो एक अलग कला है। मैं आपके लिए एक वेबसाइट देता हूँ उस बच्चे के लिए। एक अपना इंडियन है, राजुल वासा मैडम करके हैं, वो बॉम्बे में रहते हैं। और वो बॉम्बे, नासिक ऐसी जगह पे, और वो उनका अक्सर फॉरेन में ही उनका ये है, इंडिया में वो फ्री में करते हैं। तो वो उन्होंने कुछ एक्सरसाइज पॉइंट्स निकाले हैं ये सेरेब्रल पैल्सी के लिए। वो सिर्फ सेरेब्रल पैल्सी के लिए काम करती हैं। तो वो मैं आपको उनका वेबसाइट का नाम दे देता हूँ। तो वो आप उनको मम्मी को, मैंने आप वहां जाके उसमें देख सकते हैं अनेक बच्चों के भाषा कॉन्सेप्ट। ये सब कुछ छोटे में लिखना है, लेकिन वो सिर्फ वासा कॉन्सेप्ट फॉर cerebralpalsy.com एक साथ लिखना है, वासा कॉन्सेप्ट। हाँ ये है इसका, ये वासा, राजुल वासा उनका नाम है। ये मैडम ये भी हैं, अभी 60 साल की होंगी, 70 के आसपास होंगी। तो वो बहुत काम करती हैं इसमें बच्चों, सेरेब्रल पैल्सी और पैरालिसिस, मेन उनका यही 2 ही है बीमारियां। और सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों को वो सिर्फ एक्सरसाइज से करवाती है। एक्सरसाइज माने वो योगा बेस्ड एक्सरसाइज है, लेकिन वो योगा नहीं है, शी वो बेसिकली एलोपैथी के ही फिजियोथेरेपी या कुछ है, उनका पास चरित है उनका। लेकिन उन्होंने आचार्य बहुत जी कुछ, वो लिंक आप प्रीमियम ग्रुप में भेजे है ना, वो आपने अभी जो बताया ना लिंक। ये डाल दिया ना, इधर से कॉपी कर लो। नहीं यार ये हाँ, अच्छा ठीक है। और चलो, दूसरी बात है, ठीक है ये कोबरा और डॉकोज है क्या इसमें सेरेब्रल पैल्सी के लिए? हाँ डॉगी कोबरा बोलते हैं उसको। एक बार डॉगी, एक मिनट मैं इसमें डालता हूँ पहले, नहीं तो ओके। ये सब कैपिटल में आ गया, लेकिन स्मॉल में लिखना है, या शायद कैपिटल भी एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ ये किसी ने डाउट भी डाल दिया, सेवाराम जी ने, ठीक है। तो हाँ डॉगी कोबरा बोलते हैं उसको, उसके लिए। लेकिन वो कैसे उस बच्चे को उस पोजीशन में लाना, वो सब उनके वो वेबसाइट पे जाके अनेक माता पिताओं के वो हैं, प्रैक्टिस वीडियोस हैं। मैंने 1 मिनट के, आधा मिनट के वो सब वीडियोस आप देखेंगे उनका रिपोर्ट्स के साथ। मैं तो रिसेंटली विजिट नहीं किया, लेकिन 1-2 साल पहले तक वो बहुत चल रहा था। तो मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिले तो फिर मेरे को बताना, मैं उनका नंबर ढूंढ के निकालूंगा। किसी को पेरेंट है तो वो बात कर सकते हैं उनसे।
डायरेक्टली, वो और किसी से बात नहीं करते, दूसरा किसी थेरेपिस्ट से बात नहीं करेंगे वो, आप अगर पेरेंट हैं तो ही उनसे बात कर सकते हैं, मैंने ऐसे उन्होंने रखा है। तो ठीक है, तो ये जो है डॉगी कोबरा जो है उसमें वो सिखाते हैं कैसे उस बच्चे को, क्योंकि ऐसा सिजरिंग हो जाता है और ऐसा टाइट रहता है, उस बच्चे को कैसे ढीला करना, कैसे उसको सपोर्ट करना, ऐसे सब वो सिखाते हैं वो माँ बाप को। और वो बोलते हैं कि कम से कम 4 घंटे, 3 से 4 घंटे मेरे एक्सरसाइज आप करवाओगे तो मेरे पास आना, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप मेरा टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ऐसा वो बोल देते हैं। मैंने एकदम बहुत मैंने कट्टर लेडी, डिसिप्लिन लेडी है, बहुत डिसिप्लिन। तो ठीक है, एनीवे सो ये जो है हम अपने बारे में बात करते हैं। तो मसल्स की मजबूती बढ़ाने के लिए न्यूरोथेरेपी के साथ साथ कुछ कुछ एक्सरसाइज थेरेपी करनी है, और वो ये ऐसे बच्चे एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो तकलीफ होती है, क्योंकि हिप के मसल्स की मजबूती क्या हो गया। अब मैंने ये अनेक बच्चों में भी होता है, जब इनको पता नहीं चलता कि ये बच्चा खड़ा नहीं रह सकता है, और ये जब लेटा रहता है, बहुत देर तक लेटा रहता है, जब तक बच्चा करवट अपने आप नहीं लेता तब तक उसके इधर के मसल्स डेवलप नहीं होंगे। और ये जिसका ये यहाँ से कनेक्शन कम है तो उसको हो सकता है 3 साल 2 साल लग जाए, लेकिन मम्मी डैडी के पास उस समय वो पता नहीं रहता, वो उठा लेते हैं। एक बार उठा लिया और बच्चे का वो जो बनाने की आदत बंद हो गई, फिर वो क्या करता है, बच्चा हाथ पैर मारता है तो वो पैर को यहाँ रख के ना ऐसे ऐसे करके, बच्चे को सब लोग करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये सब करने से क्या होता है, टांगों में कुछ मजबूती आएगी लेकिन कमर में मजबूती हुई नहीं, क्योंकि कमर में मजबूती के लिए क्या है, पहले बच्चा उल्टा होके, मैंने बार बार उल्टा सीधा करना है, उस समय किसी को हाथ नहीं लगाना है। वो अच्छा, कभी कभी बच्चा एक साइड से ही ज्यादा करेगा, इसका मतलब उसका एक और साइड वीक है, तो उस माँ बाप का फर्ज क्या होता है कि सिर्फ वो जो दूसरा साइड जो मैंने जिसमें करता नहीं है उसमें करने के लिए उसको प्रेरणा देना है, चाहे ये साइड को उठा दो, मैंने उसको थोड़ा डिफिकल्ट कर दो, ताकि वो जो आसान साइड है वो ना सिर्फ वो ना करें, वो दूसरा साइड से भी करें। और ये सब करते करते 6-8 महीने भी लग सकते हैं ऐसे बच्चों में, लेकिन माँ बाप को मालूम नहीं है, वो तो पहले से वो बोल रहे हैं यार दूसरों के बच्चे तो कोई 15 दिन में करवट ले लेते हैं, अच्छा चलो मैं मदद कर देती हूँ। एक बार आपने मदद किया बस खत्म, उसकी ट्रेनिंग फिनिश, तो ट्रेनिंग फिनिश हो जाती है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद बच्चा रेंगना है, रेंगने के लिए उसके इतने सारे कनेक्शंस यहाँ से वो ब्रेन ट्रेनिंग करना पड़ता है ना, जैसे हम गाड़ी चलाने के लिए, हमको तो खैर 3 दिन में हम गाड़ी सीख लेते हैं, लेकिन एक समझो एक गांव का आदमी जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसको कम से कम 15 दिन लगेगा गाड़ी थोड़ा सा आगे चला ले जाने के लिए, है ना। तो वैसे ही ये बच्चे का भी तो वही हालत है, जो बच्चा नॉर्मल बच्चा है उसको जो 3 महीने लगेंगे, इस बच्चे के लिए हो सकता है 1 साल लग जाएगा, लेकिन 1 साल तक माँ बाप को टाइम नहीं है, मैंने वो याद नहीं रखते कि यार रहने दो ना, बच्चे को अपने आप करना है, मैंने कुछ नहीं करना है। तो पुराने जमाने में जब एक 8-8 बच्चे 7-7 बच्चे होते थे, तब अनेक बच्चे जिनको तकलीफें होती थी वो ऐसे पढ़ पढ़ा के वो लोग काम कर लेते थे, मैंने हो जाते थे ठीक। लेकिन अभी वो नहीं है, 2 ही बच्चा है, 1 ही बच्चा है, तो फिर हम माँ बाप को चाहते हैं कि यार जल्दी ये बच्चा उठ जाए, तो गलती उनकी नहीं है, लेकिन वो माने प्रॉब्लम है ऐसे बच्चों के लिए। तो आजकल तो ये हो बच्चा गया। मिट्टी में बैठ तो जाए ये तो ही माँ का सांस फूल जाता है। हाँ हाँ आजकल के बच्चे मिट्टी में बैठ जाए तो ही माओ के सांस फूल जाते हैं, गंदा हो गया। तो वही ये गलत है ना, ये सब चीजें कितनी गलतियां हैं। तो एनीवे ठीक है, तो उसके बाद जो है इसके बाद जो है वो फिर उसको एक एक पैर, मैंने ये इतना सिस्टमेटिक ये मैडम ने बना उसके बारे में बताया है, ये वासा मैडम, ये भी ऊपर वाले की कृपा से मुझे उसका कुछ चीजें देखने को मिले थे। तो उस समय वो करते हैं कि ये जो बच्चा ऐसे ऐसे करके करके कुछ बच्चे करते रहते हैं ना, तो उस समय वो यहाँ के मसल्स को मजबूती करते हैं, उस समय उनको जितना मर्जी करने दो, लेकिन उसको थोड़ा चैनलाइज करो,
ताकि वो पूरा आगे जाएं भुजंगासन के स्टाइल में और पूरा पीछे आए। वर्षा, एक मिनट मैं दिखाता हूँ अगर हो सके तो। क्या है, अच्छा ठीक है, दूसरा दिन मैं इसका वीडियो लेके ये करता हूँ आपको। एक ये डॉगी कोबरा का वीडियो, मैं छोटा सा वीडियो बनाता हूँ। डॉगी कोबरा क्या चीज होता है, मैंने सिंपल चीज है भुजंगासन, और मैंने एक तरह से देखा जाए इसको बोलते हैं शशांकासन, भुजंगासन ऐसे बोल सकते हैं, या बिल्ली और भुजंगासन, मार्जरासन, भुजंगासन, मैंने ऐसे ही। हाँ, शशांकासन और भुजंगासन ऑल्टरनेट बोलते हैं उसको। हाँ बस वो वही। तो वो चीज नहीं उसमें, ये नॉर्मल ये बच्चे अलग तरीके से करेंगे, इन बच्चों के लिए करवाना पड़ता है। उसके लिए मम्मी पीछे से लेके उनको यहाँ सब पकड़ करके करवाना पड़ता है। वही टेक्निक वो राजुल वासा मैडम ने निकलवाया कि ये करवाओ, और ये वो उनके लिए 500-600 बार करवाना है हर दिन। वो बोलते 1 महीना आप करोगे तो ये सिजरिंग में बहुत फर्क पड़ जाएगा, 1 से 3 महीने लगेंगे सिजरिंग में फर्क पड़ने के लिए। वो डॉगी कोबरा एक्सरसाइज हर दिन 500 से 600 बार करना है। तो समझो कितनी मेहनत, 3-4 घंटे लगते हैं, और वो इकट्ठा नहीं कर सकते ना। वो 10 बार करेगा, फिर 20 बार करेगा, फिर 5 बार करेगा, ऐसे सारा दिन में करते रहो, लेकिन उसके रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैंने देखा एक सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा, मैंने एकदम टोटली डिफेक्टिव बच्चा समझो, 7 साल लगे, लेकिन 7 साल में वो थोड़ा सा ब्रेसेस अभी भी पहनता था। 7 साल या 6 साल में वो आवाज इंडिपेंडेंटली कट रही है सर। वॉलीबॉल खेल पाया। तो उन्होंने, मैंने उस बच्चे को देखा है कि वो मैंने, लेकिन वो बच्चे का जो बिगिनिंग का स्टेज देखोगे, वो एकदम मैंने, ये बच्चा कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा ऐसे ही आपको लगा होगा। लेकिन उन्होंने बिना न्यूरोथेरेपी के, सिर्फ मैंने अपना थेरेपी मिलता तो और भी अच्छा होता, लेकिन उनको वो अपनी थेरेपी में वो विश्वास नहीं है, क्योंकि वो कुछ गड़बड़ हो गई थी। उनके पास कुछ ऐसे लोग पहुंच गए थे जिन्होंने हमारी थेरेपी में भी अनेक लोग हैं जो मैंने जिनको बीमारी के बारे में ना पता होकर वो ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो मैंने जूनियर्स है ना उनके, उन्होंने अगर ले लिया बच्चे को, तो ऐसे कुछ जूनियर्स का जिनसे वो बच्चा बिगड़ गया या हालत ने मैंने सुधरी नहीं, और वो लोग वहाँ राजू लासा के पास गए, तो फिर उनका वो मैंने ये विश्वास टूट गया हमारे थेरेपी के ऊपर। और वो जय जी, मैंने, और एक बात है कि वो कभी गुरुजी से मिले नहीं होंगे। वो गुरुजी से मिलते तो फिर बात ही दूसरी थी, लेकिन नहीं मिले, वो भी नसीब की बात है। हाँ बोलिए। इस बच्चे को अपन एट्रोपी थेरेपी दे सकते हैं क्या? एट्रोपी फार्मूला है ना अपना? नहीं नहीं नहीं, अरे बाबा पहले, यार मैं क्या बोला आपको, पहले सीढ़ी मैंने पग पग पे आपको बेसमेंट बनाना है। तो अभी आप पहले देखो कि आपने ऑक्सीजन ट्रीटमेंट कितने दिन दिए हैं, ये इंजरी ट्रीटमेंट कितने दिन दिए हैं। कम से कम 3-4 महीने के बाद ये एट्रोफी ट्रीटमेंट वगैरह बड़ी भारी भारी ट्रीटमेंट है। वो वो पहले मैंने 15 दिन 1 महीने में थोड़े ही देते हैं, दे सकते हैं वो बाद में, लेकिन वो उसको सोच समझ के आपको एट्रोफी में उसको कहाँ भेजना है। पैरों के लिए भेजना है तो 1 WD 1 थायराइड 6 एरिया भेजना पड़ेगा, माथे पे भेजना है क्या, ये इतना मैंने सिंपल चीज नहीं है, लेकिन करेंगे, हम लोग काम करेंगे। अभी आप शुरू कीजिए जो मैंने बोला है आपको, ये इंजुरी ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, और बीच बीच में ऑक्सीजन हार्मोनल दे दो। ऐसे करते 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 एक 15 दिन में एक, अच्छा जीभ कैसी कटी हुई है कि जीभ साफ है? एकदम क्लियर सब, बिल्कुल साफ बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो अच्छा है। हाँ तो फिर तो अच्छी बात है। तो कम से कम जीभ ठीक है तो वो काफी कुछ हम लोग वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सिजरिंग जो है वो ब्रेन की भी समस्या है, उसके लिए सिजरिंग में आपको, आपके मैंने काम सिर्फ मसल्स को बढ़ाने का कार्य हम लोग एक्सरसाइज से कर सकते हैं, बाकी ब्रेन की समस्या तो हम न्यूरोथेरेपी से धीरे धीरे करके करना पड़ेगा। मल्टी एपरिन वगैरह पहले मत देना, मल्टी एपरिन देना है तो सप्ताह में 10 दिन में एक बार,
ज्यादातर उसको लगेगा कैल्शियम का सपोर्ट, इसलिए हर महीने या हर महीने में 2 बार 3 बार, सप्ताह में 1 बार आप कैल्शियम का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे करके जाना है, लेकिन सबसे पहले आपको इंजरी ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट वगैरह पहले देना है। तो सर ये ऐसे सब का बच्चों को आचार्य जी, ऐसे बच्चों को हम नस्य दे सकते हैं क्या? क्या ऐसे दे बच्चों सकते को हम नस्य नस्य दे सकते हैं? हाँ, ये मेरे को मालूम ही नहीं। ठीक है, नस्य आपको योगा और आयुर्वेद को ये डॉक्टर को पूछना है, मेरे को नहीं मालूम उसका क्या उसका होगा। दे सकते होंगे मैंने, क्योंकि सेरेब्रल वो नस्य अनेक 4-5 उसमें है ना, पिड़िचल उड़िचल क्या क्या नाम है, वो सब वो केरल के ये हैं, तो हो सकता है वो, लेकिन वो उसके लिए अलग मैं नहीं एक्सपर्ट हूँ, मुझे मालूम भी नहीं उसका कार्य क्या है, लेकिन डेफिनेटली जाता होगा इधर। क्यों नस्य, इवन कुछ कुछ ये एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स भी कुछ लाभ हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है। अपने थेरेपी में अनेक से मैंने ये नेगेटिव नहीं है, सेरेब्रल पैल्सी में एक्यूपंक्चर में नुकसान भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, अभी 9:15 बज रहा है, तो अच्छा है लगा आज का भी कुछ अच्छी जानकारी मिली एक बीमारी के बारे में, और कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाया, और आशा आचार्य है जी, कि ये आप मैं लोग 3 महीने इसको लगातार चला दूं? हाँ 3 महीने यही नहीं नहीं नहीं, अरे बाबा 3 महीने यही ट्रीटमेंट नहीं यार, आपको आप माफ करना मुझे याद नहीं है, आपने कहाँ कहाँ से न्यूरोथेरेपी सीखी है? मैंने अपने राम अवतार से अच्छा, कितने महीने का कोर्स किया है? पूरे तरह से 6 से 8 महीने चला था। 6 महीने का था वो, अच्छा, 8 महीने चल गया था मेरा बीच से। ठीक है, चलेगा, ओके। तो फिर आपको तो काफी कुछ मैंने कुछ फार्मूलाज वगैरह तो आपको पता है, ओके। हाँ, तो अभी क्या है आपको, मैं एक काम करता हूँ, ये हाँ एक जी। मदर्स हिस्ट्री वाला एक, अच्छा नहीं, आपने तो बोल दिया कि मदर्स हिस्ट्री में कुछ भी है ही नहीं, कोई मदर्स हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही है कि सिजेरियन बच्चा था, और सिर्फ वो पूछ लेना, वो हाइपोक्सिक इंसल्ट ऐसा लिखा था क्या, ये पूछ लेना। तो वो मैंने आपको वो रिपोर्ट डाल दी ना आचार्य जी ग्रुप में, जो उसका डिलीवरी डिस्चार्ज कार्ड था वो उसमें डाल दिया, बीपी नहीं हिस्ट्री जरा, आपने उसमें डाल दी। नहीं वो ठीक है, डाल दिया वो ठीक है, लेकिन अभी पढ़ो ना उसका, आपके पास है? क्योंकि मेरे को, मैं ये मोबाइल के साथ साथ मेरे को जूम, मैंने ये व्हाट्सएप नहीं खोल सकता मैं, या मैं देखता हूँ व्हाट्सएप खोलना नहीं, ठीक है। अच्छा, तो फिर कल नहीं यार, इसमें वो आपने वो टेढ़ा मेढ़ा भी आया है, ये तो आपने हाँ हाँ हाँ। ये, तो वो उसको पढ़ना भी मेरे को, फिर वो रोटेट कंप्यूटर में नहीं होता है, वो चलो कोई नहीं, रोटेट मैं के देख। लिए। हाँ, आइंदा ये चीज सब याद रखो यार नवदीप बाबू, मैंने कंप्यूटर ये मोबाइल में ऐसे पढ़ने के लिए आना चाहिए, इसको रोटेट करके करना है, क्या लिखा है उसमें? अभी रोटेट कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ, कर दी। आचार्य जी, यदि माँ के ब्लड प्रेशर के कारण, अगर बाय द वे आप बोल रहे थे अगर नर्व श्रिंक हो गई हो, तो उस समय फिर हमको 15 लेफ्ट मेडुला 6 लेफ्ट स्वेट देना पड़ेगा क्या? नहीं, वो सब बात की बात है, लेफ्ट मेडुला लेफ्ट से खुलने का पहले आपको कोल्ड ट्रीटमेंट फार्मूला देना है, क्योंकि हम बीपी अच्छा, के पहले लिए ब्लड कोल्ड प्रेशर ट्रीटमेंट फार्मूला देते हैं ना बड़ों को, तो बच्चे को कोल्ड ट्रीटमेंट फार्मूला देना है। और ये ओके। मैंने वो ब्लैक बुक में लिखा है, ये एक जगह में, हाँ, अच्छा नहीं ब्लैक बुक में नहीं, वो डिजीजेस वाली किताब है, वो पता ही नहीं कहाँ मिल ही नहीं रहा है, डिजीज वाली किताब। जी। हाँ, तो ठीक है। हम्म।
वो नहीं हो रही, मैं आपको बाद में भेजता हूँ उसको सीधा करके। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, वो आप अभी उसको उसमें अगर कुछ लिखा है, क्या लिखा है वो, तो अच्छा ठीक है, जाने दो। अभी 9:30, अभी 9:15 हो गया, 20 9 20 हो गया है। तो हाँ, तो ये जो है मैं सैटरडे संडे ही रखने, मैंने अगर कुंदन जी का क्लास उनको 5 दिन रखना है। अभी तो मैंने कहीं देखा था वो 5 दिन के लिए लेने वाले हैं। ये क्या बोलते हैं, क्या 5 दिन के लिए, अप्रैल या मई तक वो परीक्षा के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं लोगों को। तो 5 दिन के लिए वो क्लास लेने वाले हैं। तो इसका मतलब है मेरे को मैंने शनिवार रविवार बस ये 2 ही दिन है, तो उसी दिन रखेंगे। तो शनिवार रविवार में नहीं तो मेरा वैसे शनिवार रविवार भी मेरे कुछ अन्य कार्य प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके साथ देखते हैं, रात को ही रखेंगे। नहीं तो मेरे को दोपहर को भी अच्छा लगेगा। दोपहर में मत रखना आचार्य जी। क्या बोला? दोपहर में मत रखना, चलते सूरज में बहुत मुश्किल काम है। नहीं नहीं नहीं, दोपहर में मैं भी, क्योंकि उस समय मेरा दूसरा काम रहता है, दोपहर में नहीं रखता हूँ मैं, इसलिए रात को ही रखता हूँ। तो एनीवे ठीक है, देखेंगे, चलो। बट कुछ करेंगे शनिवार रविवार में। एक बार कुंदन जी से बात करता हूँ, अगर और मैंने डेफिनेट है कि वो रोज लेने वाले हैं, तो फिर वो मैंने वो आते हैं नहीं आते हैं, उनका अगर शेड्यूल है 8 से 9 बजे का या जो भी है, तो उसका मतलब वो नाइट बेस्ट टाइम है, मुझे भी पता है। वो नाइट बेस्ट टाइम है, 8 to 9:30 परफेक्ट है। और 1 घंटे से ज्यादा नहीं करने वाले हैं। 2 दिन या 3 दिन करेंगे, 1 घंटे करेंगे। ठीक है यार, कोई इनका कुंदन जी का क्लास का लिंक भेज दो यार। वो बार बार वो वैदेही जी मांग रहे हैं अपने ग्रुप में नहीं, डिजीज वाले ग्रुप में डालना, प्रीमियम ग्रुप में मत डालना। डिजीज वाले ग्रुप में अनेक लोग हैं जो कुंदन जी के ग्रुप में हैं। वो उनका 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, क्या क्या चल रहा है उसमें, उनको लिंक भेज दो, बस खत्म। आचार्य जी, हाँ मनोज जी बोलिए। अच्छा ये कहता है जैसे एक मरीज है पैरालाइज के, जब वो जमाई लेते हैं, जिस राइट साइड में उनको पैरालाइज मारा था, वो फिर बाद जमाई लेते समय कंपन करते हैं, ऐसा किस वजह से होता है ये? और एक बार बोलिए, नाइट साइड क्या होता है? राइट साइड में उनको 2.5 साल पहले पैरालाइज हुआ था। हाँ तो अभी क्या है, वो जमाई लेते हैं, तो जमाई लेते समय पैर और हाथ दोनों कंपन करते हैं, पार्किंसंस में जैसे कहते हैं उस तरीके से, जमाई के दौरान ही। जमाई से बंद, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं हाथ और पैर दोनों। जमाई जमाई एक्चुअली मैंने मतलब है ऑक्सीजन की कमी, उसी लिए शरीर ये लेता है। तो पर लेफ्ट साइड में नहीं आता वो कंपन, खाली जिस राइट साइड में पैरालिसिस हुआ था उसी साइड में कंपन होता है। नहीं नहीं, वो तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो नेचुरली वो जो नर्व्स वीक होगा। अभी इनको राइट साइड पैरालिसिस का मतलब ही राइट साइड की नसें वीक हुई है ना, वो यहाँ से स्पाइन से। तो वो जो साइड वीक होगा वही ज्यादा इफेक्ट करेगा, जरूरत नहीं कि दोनों से इफेक्ट करना है। तो आप क्या करो, खैर वो उसका कारण तो मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कुछ नस की कमजोरी की वजह से ही हो रहा है। तो आप क्या करना, वो इसमें भी B12 की ही कमजोरी होती है। अच्छा, तो B12 आप की। एक काम करो, उनको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट और लार्ज फोलिक ब्लैक, और लार्ज फोलिक ब्लैक में भी वो जो राइट साइड में तो सिर्फ फोलिक एसिड वाला ट्रीटमेंट देना, B12 मत देना, ऑक्सीजन प्लस फोलिक एसिड ऐसा देकर। पैरालिसिस भी था तो ऑक्सीजन, फोलिक एसिड और हेपरिन। तो बीपी हाई था क्या उनका अभी कभी? नहीं, हाँ, बीपी तो उनका हाई रहता है, 40 mg की टेबलेट खाते हैं, और हाँ तो उनका फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है। हाँ, तो ये सब मैंने कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल फंडामेंटल है। रूट कॉज है यार, वो लिवर कमजोर है, यही इसीलिए ये हो रहा है। तो आप क्या करना, बीपी हाई रहता है तो जी हेपरिन दे दीजिए, ऑक्सीजन जी, ये ऐसा करो, ऑक्सीजन जी हेपरिन और फिर लार्ज फोलिक ब्लैक नहीं, फोलिक एसिड, बस ये दो दो 3 4 दिन देके देखो। और 62 फिंगर गॉल लिवर सिखा देना नस की इसके लिए,
वो भी एक अच्छा रहेगा, सपोर्ट रहेगा। पर 62 फिंगर कॉलीवर। आचार्य जी अभी क्या है वो जो राइट साइड का पैर है, उंगली जैसे मुट्ठी हाथ की उंगली खुलती नहीं है पूरी, ओपन नहीं होती है। इसी तरह से पंजा है, छोटा हो रखा है वो पैर जो उसमें राइट साइड में हाँ, तो इसका मतलब ये ब्रेन से संबंधित एड़ी है, है वो ना, वो सेरेब्रल। छोटी हो रखी है, करीब करीब मान के चलो 20 mm। तो आप क्या करो, हाँ ये आप क्या करो उसको, ये ब्रेन का ही प्रॉब्लम है ये जो तो उसमें वैसे हेपरिन के साथ न्यूजीन्स फार्मूला देना पड़ेगा। नहीं, पहले आप यही जो मैंने बोला वही देना, वो बाद में करेंगे। आप लिख के रख लेना, बाद में न्यूजीन्स फार्मूला देना है पहले, लेकिन फोलिक एसिड वाला फार्मूला ही देना जो मैंने बताया, जी हेपरिन और फोलिक एसिड। आचार्य जी ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं क्या इनकी ब्लॉकेज अभी भी हो क्लियर नहीं हुई है? वही मैं भी वही सोच रहा हूँ ना, वही है ना, तो इसलिए हेपरिन तो चाहिए, और हेपरिन धीरे धीरे काम करेगा, वो है ही जब वो प्रॉब्लम वहीं से। जमाई लेते हैं तो नसें खींचती है, बॉडी खींचती है, तो वो ब्लॉकेज और रोक देती है ऑक्सीजन या ब्लड सर्कुलेशन को। हाँ एग्जैक्टली, तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, तो मैं भी वही सोच रहा था, तो इसलिए ही हो रहा है। तो इनका पैरालिसिस ठीक नहीं हुआ, मैंने उन्होंने दवाई ववाई लेके ठीक हो गया होगा, वो ब्रेन में अभी भी कहीं ना कहीं वो क्लॉट वॉट है, तो जिसके कारण वो नस दबी हुई है। तो ठीक है, वो बाद में करेंगे, पहले आप यही दे दो, ऑक्सीजन, हेपरिन, जी हेपरिन और ये फोलिक एसिड। पहले माइल्ड फोलिक एसिड ठीक। देना, फिर 3-4 दिन में एक बार प्योर फोलिक एसिड दे देना, ऐसे। ठीक है, ओके जी, 9:30 बज ठीक। गए हैं, अभी काफी टाइम हो गया है। थैंक यू वेरी मच, आशीर्वाद सबको। और जी नमस्ते। आचार्य जी प्रणाम। आप आचार्य जी आज मैं लेट हो गया था, अटेंड नहीं कर पाया था मीटिंग। कोई बात नहीं, फीस भर दो लेट होने की। अरे नहीं, अरे आज मैं कहीं गया हुआ था इसलिए लेट आया आज। नहीं, ठीक है, इसलिए ठीक आज है, मालूम नहीं नहीं नहीं, पड़ा कौन बहुत से ज्यादा सब्जेक्ट पे एक प्रेरणादायक कहानी आप मिस किया, बस वो विवेकानंद केंद्र वाली कहानी, बाकी सब तो सिंपल चीजें हैं। तो लेकिन आचार्य जी ठीक है, एक मैंने एमआरआई के भेजी थी आचार्य जी, उसको देखना ना प्लीज। कहाँ भेजे हैं वा, आप? वापिस से भेजू क्या मैं? नहीं, कितने दिन से, बहुत पुरानी केस है क्या? मैं नहीं तो मुझे परसों के रोज भेजी थी। अच्छा, परसों करो, मैं देखता हूँ, वापिस भेजू? भेज दीजिए, कोई बात नहीं, भेज ठीक दीजिए। ठीक है ठीक है, आचार्य जी। ओके ठीक है जी, आचार्य जी, शुभ रात्रि, प्रणाम। थैंक यू, ओके, शुभ रात्रि आचार्य जी। शुभ रात्रि, थैंक यू। जी आचार्य जी। हम्म। हाँ, चलिए, recording। शुभ रात्रि आचार्य जी।